डेप्रिसिएशन के रिलेटेड उन्हें भी कह लीजिए कि चेक कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो नहीं सुने या देखे, तो काइंडली ज़रूर आप वो लेक्चर देखें, ताकि जो आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके लिए ज़रा अंडरस्टैंडेबल हो। तो प्लीज़ एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि ये जो टॉपिक डेप्रिसिएशन का डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले में हमारी जो वीडियो अभी हम ये लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग पे भी हमने लगाया है, इसीलिए ताकि आप इसको बाद में अगर किसी कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना चाहें, सुनना चाहें अपनी क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो भी आपके लिए पॉसिबल हो। और दूसरी बात साथ साथ आपको बताता चलूं, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ ऐसी या क्वेश्चन ऐसा जो आपको अभी तक कह लीजिए कि कहीं पे क्लियर नहीं है, जिस पे आप समझते हैं कि और कोई डेलिब्रेशन की या कोई और फर्दर उस पर डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो आप लोग ज़रूर मुझे वो वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस पुट कर भी रहे हैं अगर कहीं पे क्वेरी है, तो इसलिए मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोगों ने अपने एंड पर इस इन लेक्चर्स को सुन के और प्रैक्टिस भी की साथ साथ, जैसे कि आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद या उसके बावजूद अगर कोई क्वेरी है तो वो आप एड्रेस करने के लिए मोस्ट वेलकम जी, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हम जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक था उसमें ये मेथड्स डिफरेंट डेप्रिसिएशन के क्या थे, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड क्यों किया जाता था उसमें, और वो मेथड्स की रीज़न क्या थी, हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल उसमें बेस बनता था, तो मैचिंग प्रिंसिपल को जो कह लीजिए कि हम यूज़ करते थे वो उसकी क्या रीज़न थी, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर थे हमारे पास, तो सो ऑन जो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स थे वो हम देख रहे थे। फिर हमने कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स जो कि आपके बुक के साथ रेलेवेंट भी थी वो पिक की, और उससे स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का मेथड या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो था, इसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस किया, और एंड पे जो हमारा जो कह लीजिए लास्ट में लेक्चर आपके साथ शेयर किया गया उसमें हमने सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड को डिस्कस किया था। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट में हमने देखा कि वो कैसे अमाउंट फाइंड आउट की जाती है, उसका टेबल सो ऑन जो भी थी ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो आपसे वंस अगेन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उन तमाम सीरीज ऑफ लेक्चर्स को दोबारा देखिए, ताकि अगर आप फर्दर मूव करना चाहें तो आपके लिए उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईजी हो। सेकंड ये कि अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें देख रहे थे कि हमारे पास जो मेथड्स थे डेप्रिसिएशन के, उसमें एक मेथड था मैकर्स, जो आपके साथ डिस्कस नहीं किया। वो अभी मैं बताता हूँ वो मेथड है क्या है। लेकिन इन तमाम मेथड्स में अगर हम देखें, चाहे मेथड वो आपके पास मैकर्स का है, मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, या वो आपके पास सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड हो, या डबल डिक्लाइनिंग हो, या यूनिट ऑफ आउटपुट हो, या स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी मेथड देख लें, तो बेसिकली आपकी जो एसेट की लाइफ होती है उसमें अमाउंट जो टोटल डेप्रिसिएट होनी है वो सेम होती है। ये मैंने कैसे बात की, इस तरह से कि आप देख लें कि अगर आपने एसओवाईडी यूज किया हो, या स्ट्रेट लाइन यूज किया हो, या डबल डिक्लाइनिंग यूज किया हो, तो ये जो मेथड्स अभी तक डिस्कस किए हैं हमने, उन तमाम मेथड्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो अजम्पशन में हम वैल्यू वहां पे लेकर चल रहे थे, तो 1 लाख रुपए सपोज, तो अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए की एलोकेशन में फर्क पड़ रहा था कि हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में ज्यादा हो देन कम हो, बट टोटल अमाउंट अगर रेजिडुअल वैल्यू जीरो अज्यूम कर लें, हम सैलवेज वैल्यू जीरो अज्यूम कर लें, तो जो टोटल अमाउंट एसेट की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए, वो टोटल अमाउंट लाइफ पे जो एलोकेट होनी है वो 1 लाख ही है ना। अब उस 1 लाख में से हो सकता है कि हम हर ईयर में 20,000 एलोकेट कर दें, या शुरू में ज्यादा कर दें फिर लेटर ऑन कम कर दें, या शुरू में कम कर लें फिर लेटर ऑन ज्यादा अमाउंट कर दें। बट अगर हम उन 5 ईयर्स का टोटल चेक करें, सम करें किसी भी मेथड से अंदर अंडर जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होती है, तो वो जो डेप्रिसिएशन का टोटल सम मिलेगा, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिलेगी आपको 5 ईयर्स में, उन तमाम में आंसर सेम आ रहा होगा। तो इस तरह ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि शायद हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे तो लाइफ ऑफ द एसेट में जाकर शायद टोटल अमाउंट में फर्क पड़ जाएगा। टोटल अमाउंट तो वही रहती है, लेकिन जो लाइफ होती है उसमें उसकी एलोकेशन में फर्क पड़ जाता है कि कहीं आपके पास अमाउंट ज्यादा होती है और कहीं आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कम रिपोर्ट हो रहा होता है। वो क्यों कम ज्यादा होता है वो हमने रीजन डिस्कस की थी कि मैचिंग प्रिंसिपल की, ताकि वायोलेशन ना हो, रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपका जो है वो अप्रोप्रिएटली फॉलो हो सके।
प्लस अगर हम देखें हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स या हम जो एक्सपेंस को लिखते हैं उसका हम अगर फाइनेंशियल बेनिफिट अपना चेक करना चाहें तो हमें टैक्स की फॉर्म में मिलता है। आप नोट कर लें कि हम अगर अज्यूम ये कर लें कि 1 लाख रुपए हमने एसेट पे जो कह लीजिए कि लगाया या एसेट परचेज किया 1 लाख रुपए का, और वो एसेट है मशीनरी। अब ये मशीन आपको पता है हमारा एसेट है और ये एसेट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा 1 लाख रुपए से। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में अगर ये परचेज किया गया तो 1 लाख रुपए से बैलेंस शीट में एसेट रिपोर्ट हुआ, लेकिन फर्स्ट ईयर में सपोज कर लीजिए कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो है 20,000। ये मैंने कैसे कैलकुलेट की अमाउंट 20,000? ये इस बेस पर के कॉस्ट है 1 लाख, मेथड स्ट्रेट लाइन है, और रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू में जीरो ज्यूम कर रहा हूं, तो 1 लाख माइनस जीरो डिवाइड बाई 5 स्ट्रेट लाइन का फार्मूला यही था। तो 20,000 की अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन की मिलती है मुझे। तो अब पॉइंट मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास यहाँ पर जब एसेट परचेज हुआ तो बैलेंस शीट में एसेट रिपोर्ट हुआ, लेकिन फर्स्ट ईयर जब वो यूज हुआ तो 20,000 से एक्सपेंस रिपोर्ट हो गया इनकम स्टेटमेंट में। अब ये जो 20,000 एक्सपेंस है फर्स्ट ईयर में, 22nd, 23rd, 24 में और 25th ईयर में लिखा जाएगा। पॉइंट यहाँ पे आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो 20,000 आपके पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में, इसके लिए आपको किसी पर्सन को फिजिकली कैश पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई मीन कि जो डेप्रिसिएशन का 20,000 एक्सपेंस है इसके लिए आपने किसी को कैश पे नहीं किया। ये तो जो 1 लाख रुपए एसेट की कॉस्ट थी उसकी एलोकेशन थी, क्योंकि वो यूज हो रहा था। अब इससे ये फीलिंग हरगिज नहीं आनी चाहिए कि हम सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में चलकर किसी को इस एसेट के लिए कैश तो पे नहीं कर रहे, तो फिर एक्सपेंस क्यों हो रहा है भाई? इसलिए कि वो यूज हो रहा है, इसलिए कि वो कॉस्ट डेफर्ड थी, हमने एक्सपेंस होने के लिए उसको डेफर्ड किया हुआ था। तो पॉइंट ये निकला यहां से कि चूंकि हम किसी को इस एसेट को जब यूज कर रहे होते हैं तो वो यूजेज के लिए किसी को पैसे पे नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमारे पास वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ईयर का 20, सेकंड का 30, थर्ड का सॉरी फर्स्ट ईयर का 20, सेकंड का 20, थर्ड का 20, फोर्थ का 20 और फिफ्थ का 20,000 जो एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का, इसमें आपने चूंकि किसी को फिजिकली कैश पे नहीं किया इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के परस्पेक्टिव में, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए आप कैश पे नहीं कर रहे हैं, तो उसे जब आप इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जब इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो उससे टैक्सेबल इनकम क्या हो जानी है, कम हो जानी है, क्योंकि एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो जो माइनस होने वाली अमाउंट है वो एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस ज्यादा होते जा रहे हैं तो फिर टैक्सेबल इनकम क्या हो जानी है, जो माइनस होके आंसर आना है, जो वैल्यू आनी वो क्या हो जानी है, कम हो जानी है। दैट शोज कि अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में हम लिखेंगे तो उससे टैक्सेबल इनकम क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो अगर वो कम होगी तो फिर मुझे टैक्स क्या है, कम पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि टैक्स अगर देखा जाए तो प्रोग्रेसिव जो अप्रोच है उसको ज्यादा फॉलो करता है कि अगर हाई इनकम है तो हाई टैक्स होगा, और अगर आपके पास लो इनकम है तो फिर वो लो टैक्स होगा। अच्छा, तो इसलिए यहां पर हम ये बात करते हैं कि अगर आप डेप्रिसिएशन चूंकि एक्सपेंस है इसको इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम लोअर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टैक्स सेव हो जाता है। तो ये आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इसके पर्पसेस में बेनिफिट हो जाता है कि आपको टैक्स शील्ड प्रोवाइड करता है, टैक्स सेविंग प्रोवाइड करता है। क्या चीज थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्योंकि किसी को कैश तो पे करना ही नहीं है आपने, अगर तो कैश पे करना तो फिर तो प्रॉब्लम होता ना, इसको हम अवॉइड करने की जो नॉर्मली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कह लीजिए कि आता है माइंड में कि यार एक्सपेंस कम लिखे ताकि इनकम ज्यादा रिपोर्ट हो, बट यहाँ पे तो आपको ये रिपोर्ट करने से फायदा हो जाएगा क्योंकि आपके कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट आपका जो कह लीजिए कि इन अदर वे देखा जाए तो टैक्स आपका सेव होता है, जो कि आगे चलकर आपका कैश सेव ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये हम इसको अगर इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के पर्पसेस में देखें तो आपको ये एक तो टैक्स सेव करता है, दूसरा जो टैक्सेशन रेगुलेशंस हैं वो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है कि वो डबल डिक्लाइनिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड्स को एक्सेप्ट करती हैं, ताकि आप उसको अगर वहां पे यूज करना चाहें तो वो यूज कर लें, क्योंकि वो ज्यादा डबल डिक्लाइनिंग में इनिशियल ईयर्स में अमाउंट रिपोर्ट करता है, तो वो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर जो है वो
ये अलाउ है, प्रोवाइडेड कि वो उसको जस्टिफाई भी करता हो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो सो माय पॉइंट इज कि इनकम टैक्स जो है वो एक्ट आपको प्रोहिबिट नहीं करता कि अगर आप जो है वो डबल डिक्लेयरिंग मेथड यूज करना चाहें तो उस पर आपको वो कोई बैन हो, ऐसा नहीं, आप यूज कर सकते हैं। क्यों यहाँ पे डबल डिक्लेयरिंग की बात की गई? इसलिए कि इसमें अमाउंट ज्यादा रिपोर्ट हो रही होती है। जब अमाउंट ज्यादा रिपोर्ट होगी तो टैक्सेबल इनकम क्या है वहां पर कम रिपोर्ट हो जानी है। तो एक पॉइंट तो यहाँ ये क्लियर हो गया। दूसरी बात जो मैंने सॉरी आपके साथ अभी डिस्कस की थी वो ये थी कि मैकर का मेथड। मैकर जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। तो अब ये जो मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम है, इसमें अगर हम बात करें तो ये भी टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है। इसमें इसका कोई पैट उस तरह से फार्मूला तो नहीं होता, लेकिन इसकी जो कह लीजिए कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ परसेंटेजेस, कुछ रेशियोज, कुछ इसके रेट्स होते हैं जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटी आपको इशू करती है। तो जो रेट्स उस टेबल में प्रोवाइड किए जाते हैं वही रेट्स यूज किए जाते हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एसेट है और उसकी लाइफ है 5 ईयर, तो जो मैकर का टेबल आपको टैक्सेशन अथॉरिटीज जो है वो प्रोवाइड करेंगी, तो वो प्रॉपर्टी क्लासेस आप देखेंगे, अगर 5 ईयर लाइफ है तो ये वाला टेबल यूज होगा, 5 ईयर कॉलम वाला। अब इसमें देखते हैं तो ये 5 ईयर वाला 6 ईयर तक कंप्लीट हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। इट मींस अगर एसेट की लाइफ 5 ईयर है तो वो 6 ईयर्स तक डेप्रिसिएट होगा। और फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएट होना है? 20%। जो टोटल कॉस्ट है उसका 20% हो जाएगा। सेकंड ईयर में 32। अब आप यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट ईयर में ये कैसा डिक्लाइनिंग मेथड है कि जिसमें फर्स्ट ईयर में कम है, सेकंड में ज्यादा है, थर्ड में कम है, फिर कम है, और फिर फोर्थ में भी वही सेम है, और फिफ्थ उसके बाद चलकर जो लास्ट वाला ईयर है उसमें सबसे कम अमाउंट आ जाती है। यानी कि यहाँ से फ्रॉम सेकंड ईयर देखा जाए तो डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, बट फर्स्ट से सेकंड देखा जाए तो ये आपकी अमाउंट इंक्रीज होती है यहाँ पर। ये ऐसा क्यों है? इसीलिए इसको हम कहते हैं कि मॉडिफाइड है। देखिए मॉडिफाई किया गया, क्या मॉडिफिकेशन की गई है, क्या चेंज की गई डिक्लाइनिंग में? का फर्स्ट ईयर में कम है फिर ज्यादा है। ऑल्दो डिक्लाइनिंग में क्या होता था, फर्स्ट ईयर से लेकर कंटिन्यूअसली रेट्स आपके डिक्रीज होते रहते थे, जबकि यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट ईयर में कम है फिर ज्यादा है। तो मॉडिफिकेशन का वर्ड तो इसलिए यूज किया गया, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी का सिस्टम का जो एम का वर्ड यूज किया गया मॉडिफाइड का, कि ये थोड़ा सा मॉडिफाई। ये क्यों ऐसा है? रीजन ये है कि कुछ एसेट्स ऐसे आपके पास होते हैं कि जिनकी प्रोडक्टिविटी देखा जाए इनिशियल जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो बिल्कुल कह लीजिए कि अपनी रनिंग पोजीशन में नहीं आए होते। अभी वो कह लीजिए इतने प्रोडक्टिव नहीं हुए होते। एम्प्लॉयज भी इतने ट्रेंड ना हो कि वो उस एसेट को प्रॉपरली यूज कर सकें। मतलब एम्प्लॉयज आपके पास हो सकते हैं ना ऐसे, जो उसको यूज करने के लिए उनको ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड हो, कुछ उनको कोर्सेज करवाने पड़े। तो अभी वो कह लीजिए कि इतने आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ना हो जो पूरे उस प्लांट को, पूरी उस मशीनरी को, उसकी कैपेसिटी जो हो सकती है उस पर ले चलें। तो इसलिए वो सिस्टम ये कहता है कि चूंकि मशीन नई है, इसने अपनी रनिंग पूरी नहीं की हुई, एम्प्लॉयज यूज टू नहीं है, ट्रेन नहीं है अभी, तो इसलिए उसको वो हो सकता है कि अभी फुल यूज नहीं कर सकते। तो चूंकि वो फर्स्ट ईयर में कम कंट्रीब्यूट कर रही हुई, सिर्फ परसेंटेज भी क्या ली जाए, फिर कम ली जाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इसी तरह जो है वो कह लीजिए कि सेकंड ईयर में देखा जाए तो वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज यूज टू हो चुके होंगे, वो ट्रेनिंग का सेशन आपका ओवर हो चुका होगा। अब वो मशीन भी अपनी रनिंग का जो टाइम है उसको कंप्लीट कर चुकी होगी, तो अब इट मींस उसकी जो कैपेसिटी मैक्सिमम हम अवेल कर सकते हैं, उससे प्रोडक्शन जो ले सकते हैं, उससे जो हम कह लिए रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जो करवाई जा सकती है वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसलिए ये 32% यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पर फिर 32% यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर सो ऑन डिक्लाइनिंग का फैक्टर नजर आ रहा है। प्लीज यहाँ पे एक फैक्टर माइंड में रखिएगा कि ये जो आपके सामने रेट शो हो रहे हैं, ये आप खुद कैलकुलेट नहीं करते मैकर्स के मेथड में, रादर ये रेट्स आपको टैक्सेशन अथॉरिटीज जो स्पेशली देखा जाए ये यूएस में है, वहां पर सिस्टम ये एप्लीकेबल, तो वो आपको प्रोवाइड करती हैं। वो अगर चेंज कर देंगे वे रेट तो आप वो यूज करेंगे। ये आपकी बुक में रेट्स नहीं गिवन, मैंने एक फाइनेंस की बुक है, वेन हॉर्न ऑथर्स है उनके, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां से ये टेबल आपके सामने शेयर किया, आपके साथ शेयर किया है। तो समहाउ जो आपके एसेट की लाइफ होगी, आप वहां पर उस लाइफ के अकॉर्डिंगली रेट्स यूज कर लेंगे। अगर 10 ईयर्स लाइफ है तो फिर ये वाले रेट यूज करेंगे जो बिल्कुल राइट साइड पे है। 7 ईयर लाइफ है तो फिर ये वाले रेट यूज करेंगे। और इस तरह अगर 3 ईयर लाइफ है एसेट की,
तो देन आप ये वाले रेट यूज करेंगे अपने एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए। ओके, अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास कह लीजिए कि मेथड डेप्रिसिएशन का आता है, वो कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनमें स्लाइड सी कह लीजिए चेंजेस हैं। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट चेंज है, क्वेश्चन में कह लीजिए कि उसने कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हैं कि जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड या मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई मीन कि वो वहां पर जैसे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9.3 देखते हैं, तो उसमें वो एक पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन की बात करता है। अब पार्शियल ईयर की मीनिंग क्या है, देखिए प्लीज, आप जरा सोचिए, क्या किसी बिजनेस के लिए पॉसिबल है कि उसको एक साल में जितने भी एसेट चाहिए हो वो एक ही दिन पे परचेज कर ले? मतलब मशीन चाहिए थी, वो भी जनवरी 1 को परचेज कर ली। बिल्डिंग चाहिए थी, वो भी जनवरी 1 को परचेज कर ली। लैंड, फर्नीचर, सो ऑन। तो ऐसा पॉसिबल है कि बिजनेस इतना हाईली सिंक्रोनाइज्ड प्लान, रिसोर्सेज वाइज उनको अवेलेबिलिटी हो जाए कि हर चीज स्टार्ट ऑफ द ईयर जो एक ही दिन पे सारा कुछ रेंज हो जाए? तो इसका आंसर आपके मन में यही आएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब नीड होती है, जब जरूरत होती है बिजनेस को एसेट एक्वायर करने की, तब वो बिजनेस जो है वो एसेट अपना एक्वायर करता है। तो हो सकता है कोई एक एसेट आपका जनवरी में परचेज हुआ हो और सेकंड एसेट आपका मार्च में परचेज हुआ हो, या हो सकता है कि एक एसेट आपका सितंबर में परचेज हुआ हो और एक एसेट आपका जून में बाय हुआ हो, क्योंकि डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस के बिजनेस को वो एसेट कब रिक्वायर्ड था। तो इसलिए ये वाली बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर एसेट सपोज कर लीजिए परचेज हुआ था सितंबर में, तो और ईयर बिजनेस का एंड होता है दिसंबर में। अब एसेट बिजनेस में कितने मंथ्स रहा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 मंथ्स बनते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जब ये एसेट परचेज किया गया, तो चूंकि ये एसेट बिजनेस में यूज होता रहा 4 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो फिर मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक क्या करना चाहिए? डेप्रिसिएट कितने मंथ्स करना चाहिए? 12 मंथ्स करना चाहिए फर्स्ट ईयर में या 4 मंथ करना चाहिए? तो डेफिनेटली आपका भी आंसर यही होगा कि 4 मंथ करना चाहिए। तो दैट शोज के अगर आपका एसेट बिजनेस में 4 मंथ यूज में रहा, 4 मंथ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता रहा, तो फिर आप जो है वो एसेट को डेप्रिसिएट भी कितने मंथ्स करेंगे? 4 मंथ्स करेंगे। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया आपको कि सितंबर 1 को अगर परचेज हुआ है, तो वो आपके पास क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 मंथ्स। अच्छा, अब यहाँ भी एक प्रैक्टिस होती है कि हो सकता है कि आपने एक एसेट सितंबर 1 को परचेज कर लिया हो और दूसरा एसेट परचेज कर लिया हो सितंबर कह लीजिए कि 14 को। तो अब क्या किया जाए? फिर सितंबर 1 वाले के लिए क्या पूरे 4 मंथ कैलकुलेट की जाए डेप्रिसिएशन, या अगर सितंबर 14 वाला है उसके लिए कह लिए 3.5 मंथ कैलकुलेट किया जाए? तो ऐसा नहीं है प्लीज, कंपनीज यहाँ पे फिर राउंड ऑफ कर लेती हैं। वो क्या कि जो 14th की डेट को परचेज किया गया एसेट, उसे भी अज्यूम कर लेंगे कि जैसे वो भी परचेज हुआ है किस डेट को? 1 को। तो चूंकि ये 13-14 डेज के गैप से फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नियर ईयर एंड को वो कन्वर्ट कर देते हैं। अब 14th का मतलब है एसेट बिजनेस में सितंबर के 16 या 17 डेज यूज में रहा। अब 16 और 17 डेज में देखा जाए तो 50% ऑफ द मंथ से ज्यादा यूज में रहा है, तो इसलिए उसको फुल मंथ कंसिडर कर लिया जाता है। तो इसलिए उस केस में भी अगर 14th को, 13 को, 12th को परचेज हुआ है, तो वो यही अज्यूम करते हैं कि जैसे 1 को परचेज हुआ है, तो उस केस में भी उस एसेट की डेप्रिसिएशन 4 मंथ्स की कैलकुलेट होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन अगर एसेट ए परचेज हुआ है 10th ऑफ सितंबर को, एसेट बी परचेज हुआ है 20th सितंबर को, अब आप यहां पर देखेंगे तो एसेट ए के उसी तरह से 4 मंथ्स बनते हैं। क्यों? एसेट ए परचेज हुआ है 10th सितंबर को, तो 10th का मतलब है हम क्या अज्यूम करेंगे? जैसे 1 को परचेज हुआ है, क्योंकि 15 था, 15 से पहले पहले जो परचेज हो रहा है वो ये अज्यूम किया जा रहा है कि जैसे वो परचेज हुआ है कब? 1 को। और 15 के बाद अगर परचेज हो रहा है तो वो क्या अज्यूम किया जा रहा है? कब परचेज हुआ? जैसे एंड ऑफ सितंबर या स्टार्ट ऑफ अक्टूबर।
तो इसलिए एसेट ए के लिए सितंबर फुल मंथ हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये 4 मंथ बनेंगे। एसेट बी चूंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं परचेज हुआ है 20th ऑफ सितंबर को, और कट ऑफ पॉइंट हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है कि 15th या 15th के बाद अगर एसेट परचेज हो रहा है तो अज्यूम किया जाएगा जैसा कि सितंबर की लास्ट डेट पे परचेज हुआ है, या सितंबर में नहीं रादर अक्टूबर की फर्स्ट डेट को परचेज हुआ है। तो जो सितंबर 20th को एसेट बी परचेज हुआ है वो फिर हम किस पे लेकर चलेंगे उसको कि वो किस डेट पे परचेज हुआ है। एक्चुअल तो सितंबर 20th पे परचेज हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव के लिए, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए उसको हम किस पे बेस करेंगे पीरियड पे, कि वो जैसे सितंबर 20th को नहीं रादर सितंबर 30th को परचेज हुआ है। इट मींस एसेट बी के लिए सितंबर का मंथ यूज नहीं होगा, रादर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। अब ये कैलकुलेट की कैसे जाती है? फुल ईयर की डेप्रिसिएशन जैसे कैलकुलेट करते हैं 12 मंथ की, जैसे हम नॉर्मली करते हैं स्ट्रेट लाइन में, डबल डिक्लाइनिंग में, जैसे भी है, उसको फिर एंड पे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नंबर ऑफ मंथ्स के साथ। जैसे एसेट बी है तो एसेट बी के लिए हम यूज करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 2। जो भी अमाउंट होगी हमारे पास यहां पर किसकी जी, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की, उसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और 12 पे कर देंगे डिवाइड। तो 3 से मल्टीप्लाई और 12 पे डिवाइड करने से अमाउंट मिल जाएगी 3 मंथ्स की। इसी तरह एसेट ए के लिए अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती तो जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे होते उससे 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती और उसको मल्टीप्लाई करते 4 के साथ और डिवाइड कर देते 12 के साथ। तो यानी जितने मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 12 पे डिवाइड करने का मतलब है वो अमाउंट जो आपको मिलेगी वो 1 मंथ की होगी, फिर उसको जितने मंथ्स में कन्वर्ट करना है उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो खैर ये तो मैंने बेसिक बात बताई आपको कि कंपनीज में फ्रैक्शनल पीरियड की अगर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना हो तो वो किस तरह से प्रैक्टिस चलती है। अच्छा, फ्रैक्शनल के अलावा पार्शियल ईयर या पार्शियल पीरियड की डेप्रिसिएशन भी होती है। अब पार्शियल पीरियड में नॉर्मली जो हमें मिलता है वो हाफ ईयर कन्वेंशन मिलता है। पार्शियल ईयर में मैंने कहा हमारे पास, जैसे मैंने 3 मंथ्स की बात की, पहले 4 मंथ्स की बात की, उसमें एक एग्जांपल हमें और मिलती है किसकी, हाफ ईयर कन्वेंशन। अब हाफ ईयर कन्वेंशन क्या है कि एक प्रैक्टिस है ना, एक अजम्पशन है, वो क्या है जी कि एसेट जितने भी 1 साल में परचेज हुए हों उन एसेट्स के लिए हम ये 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, इस अजम्पशन पे कि उस साल में जितने भी एसेट परचेज हुए होंगे, कोई जनवरी में है, कोई मार्च में है, कोई जून में है, कोई सितंबर में है, कोई दिसंबर में है, तो थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट एसेट्स चूंकि परचेज होते रहे होंगे, तो वो कहते हैं कि हम एवरेज आउट खुद ब खुद हो जाएंगे अगर हम हाफ ईयर ले लें सब पे। अजम्पशन है ये भी, जरूरी तो नहीं है कि कोई एसेट 6 मंथ ही यूज में रहा हो सकता है कोई 4 यूज हो रहा हो और कोई आपका 7 मंथ यूज हो रहा हो या 8 मंथ यूज हो रहा हो बिजनेस में। तो अब हम क्या करते हैं, तमाम एसेट्स पे वहां पर ये एक कन्वेंशन है ना, assumption है, हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में यूज कर लेते हैं, फिर सेकंड में फुल ईयर, थर्ड में फुल ईयर, फोर्थ में फुल ईयर, और मतलब जो आपका इंटरम पीरियड होता है उसमें फुल ईयर, और जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें क्या है, हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ली जाती है, और इससे लास्ट मंथ में जो लास्ट पीरियड होता है उसमें 6 मंथ एडजस्ट हो जाते हैं। सिंपल क्या है, अगर हाफ ईयर कन्वेंशन हो तो फर्स्ट ईयर में 6 मंथ की डेप्रिसिएशन और लास्ट में 6 मंथ की डेप्रिसिएशन, जो इंटरवल पीरियड है, जो इंटरम पीरियड है, उसमें फुल 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है। अभी ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर शेयर हो रहा है ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका लिया गया है जी 9.3। मैं ये आपके सामने इसको कह लीजिए कि ट्राई करता हूं कि अगर ये मुझे बुक यहाँ से खोलना पॉसिबल हो जाए तो ये है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9.3। ये मैं आपकी कह लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड कर लेता हूं, अदरवाइज आपके पास ये बुक्स में क्वेश्चन होगा जी। तो क्वेश्चन में है, ऑन August 3rd Sironi Construction purchased special purpose equipment at a cost of $1 million। ये कॉस्ट है जी इक्विपमेंट की 1 मिलियन, और
कब परचेज की गई इक्विपमेंट? अगस्त 3 को, ठीक है। तो अभी तक आपको कॉस्ट का पता है और डेट का पता है, जिस डेट को ये आपके इक्विपमेंट जो है एसेट आपका परचेज हुआ अगस्त 3 को। इट मींस अगस्त का मंथ कंसीडर किया जा सकता है अगर फ्रैक्शनल पीरियड को यूज करना हो। ओके फाइन। द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड टू बी 8 इयर्स। ये लाइफ है 8 इयर्स विद द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000। तो कॉस्ट भी गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है और आपको लाइफ भी प्रोवाइड की गई है एसेट की, इक्विपमेंट की, और डेट भी जिस डेट को परचेज हो रहा है। ए रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच कैलेंडर ईयर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। हर साल कितनी अमाउंट डेप्रिसिएशन की रिकॉग्नाइज की जाए इनकम स्टेटमेंट में अंडर द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। और साथ क्या मेंशन कर रहा है? हाफ ईयर कन्वेंशन। आप देखिए यहां पर प्लीज उसने क्या किया हुआ है? हाफ ईयर कन्वेंशन उसने यहाँ पे कहा है मेथड। तो हम हाफ ईयर कन्वेंशन पे लेके चलेंगे इसे, ठीक होगा जी। हाफ ईयर कन्वेंशन में हाईलाइट किया। अब हाफ ईयर कन्वेंशन का मतलब क्या था कि नॉर्मल जैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे? 6 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट ईयर के लिए, और लास्ट में जो होता है वहां भी 6 मंथ के लिए कन्वर्ट कर देंगे। अब देखते हैं जी पार्ट ए कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसे हम प्लीज जरा ये है जी क्वेश्चन। ये जो प्लीज यहाँ पे एरो देखिए, मैंने ये एरो शो किया हुआ है स्ट्रेट लाइन के लिए, और ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इट मींस ये जो टेबल बना हुआ है ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है अंडर विच मेथड? स्ट्रेट लाइन और हाफ ईयर कन्वेंशन। ठीक है, बताता हूँ ये कैसे कैलकुलेट हुई है। और ये इसकी रिक्वायरमेंट ए है लेफ्ट साइड पे। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू और होल डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब कॉस्ट कितनी थी? 1 मिलियन। 1 मिलियन में से माइनस क्या होना है? सैल्वेज वैल्यू। वो कितनी है? 50,000 उसने बताई है बुक में, क्वेश्चन में उसने बताया हमें कि $50,000 की है सैल्वेज वैल्यू। तो 1 मिलियन में से जब माइनस करते हैं 50,000 तो आंसर आता है 950। आप जरा देखिए नीचे, ये जहां मेरा कर्सर है इस पे आप देखें, ये 950,000 जो है ये 1 के साथ, ये 950,000 कैसे कैलकुलेट हुआ है? 1 मिलियन, 1 मिलियन में से माइनस किया गया है क्या? 50,000, तो ये 950 है। और वही फार्मूला क्या था उसका रेजिडुअल, उसका स्ट्रेट लाइन का, कि लाइफ पे डिवाइड कर देना है। तो ये लाइफ 8 इयर्स थी तो लाइफ पे मैंने डिवाइड कर दिया। ये अमाउंट आ गई 1,18,750 एक साल की डेप्रिसिएशन की। तो ये एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट यहाँ पे हो गया जी 1,18,750। अब हमें उसने चूंकि क्वेश्चन में बाउंड किया है हाफ ईयर कन्वेंशन, तो हमें क्या करना होगा? इसी 1,18,750 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, या इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ बिल्कुल इसके राइट साइड पे मैंने इसी कैलकुलेशन को शो भी किया हुआ है। तो आगे चलकर 1,18,750 को डिवाइड बाय 2 किया है, तो आंसर आपके पास ये देखिए ब्लू जो अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, 59,375 आंसर आ रहा है जी डेप्रिसिएशन का। तो अंडर हाफ ईयर कन्वेंशन जो फर्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो 59,375 होगा। तो यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर टेबल में फर्स्ट ईयर के अगेंस्ट लिखा गया है। और सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन देखिए फुल लिखी हुई है, और वो फुल 12 मंथ की कैसे कैलकुलेट हुई थी कि 950,000 को डिवाइड किया था 8 पे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं जी, 950 कैसे कैलकुलेट हुआ था कि 950 ऐसे कि 1 मिलियन माइनस 50,000। तो 1 मिलियन में से 50 जब माइनस किया गया तो आंसर आ रहा था 0.95 मिलियन या 9,50,000। तो इसलिए प्लीज यहाँ पर जो है ये 950,000 को डिवाइड बाय 8 किया गया है, और वो आंसर 118,750 आपको पता है, पहले भी हमने ये बात की है। तो ये देखिए सेकंड ईयर में वही, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो फिर थ्रू आउट द जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक 8 टाइम तक जो कैलकुलेशन आ रही है वो 118,750 ही रहेगा। चूंकि हाफ ईयर कन्वेंशन था, 6 मंथ यहाँ यूज हो गए हैं।
और फिर 6 मंथ लास्ट पे यूज होने इसलिए 9 पे जा रही है, तो पीरियड आपके पास यहाँ पे देखिए एक पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। तो इसलिए ये 59,375 जैसे ये कैलकुलेट होगा फर्स्ट वाला, वैसे ही 9th पीरियड वाला 59,375 कैलकुलेट हो रहा है। तो ये था उस क्वेश्चन का जी पार्ट ए। अब इसका जो पार्ट बी है, प्लीज मैं वो रीड करता हूं, तो वो आपके पास बुक होगी, आप वहां से भी देखिएगा। पार्ट बी कहता है जी, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू बी रिकग्नाइज्ड each calendar year for financial reporting purposes under the 200% declining balance method। अब ये 200% declining balance method जैसा कि पहले हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था वही है, लेकिन साथ ब्रैकेट में कोई बात आपको कर रहा है, हाफ ईयर कन्वेंशन। इसमें भी हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा जी, कि फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट होगी उसको हाफ कर देंगे, उससे 6 मंथ की अमाउंट जो है वो ले लेंगे। आल्दो एसेट परचेज हुआ था किस डेट को, अगस्त को, तो टेक्निकली देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 5 मंथ यूज होना चाहिए था। लेकिन चूंकि कंपनी किस कन्वेंशन पे है, हाफ ईयर कन्वेंशन पे है, प्रैक्टिस क्या है बिजनेस में, हाफ ईयर की, तो इसलिए वो 5 की बजाय 6 मंथ, जैसा कि मैंने कहा था, हो सकता है कि पॉसिबल कोई एसेट 7-8 मंथ यूज हुआ हो, वो भी 6 मंथ डेप्रिशिएट कर दिया जाए, और कोई हो सकता है कि 4-5 मंथ यूज हुआ हो, उसे भी हम 6 मंथ डेप्रिशिएट कर दें, क्योंकि मटेरियल इंपैक्ट नहीं आ रहा होता। और आपको पता है प्रोफेशनल जजमेंट के अंडर, मटेरियलिटी प्रिंसिपल के अंडर हम अगर बात करें तो ये इतनी, कह लीजिए कि वहां पर कैपेसिटी या इतनी अथॉरिटी या इतना कह लिए लिबर्टी दी होती है कि वो अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ये कन्वेंशन या प्रैक्टिस ऐसी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंडर डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। वट एवर जजमेंट यू आर गोइंग टू मेक, आप जो भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, जो भी कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, यू आर अलाउड, क्या वो कर लें, प्रोवाइड के वो उसको सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन आपको डिस्क्लोज करना होता है कि मेरी ये वैल्यूज डेप्रिसिएशन की किस मेथड के अंडर कैलकुलेट की गई हैं, और साथ साथ अगर आप इन्वेंट्री जो पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं उसमें भी आपके जो मेथड्स होते थे आपको वो भी डिस्क्लोज करना होते हैं। तो सिंपली क्या है कि आपको डिस्क्लोज जरूर करना होगा कि जी मैं हाफ ईयर कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, तो इसलिए जो अगस्त को एसेट परचेज हुआ था वो भी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन वहां पर रिपोर्ट कर रहा है। जी नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन में पार्ट बी में उसने ये कहा कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज करें, क्योंकि 200% का मतलब होता है डबल डिक्लाइनिंग। हाफ ईयर कन्वेंशन है विद अ स्विच टू स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ये नई बात आ रही है आपके साथ जो पहले के लिए प्रैक्टिस नहीं हुई, वो कहता है स्विच कर जाएं आप डबल डिक्लाइनिंग से स्ट्रेट लाइन की तरफ। कब, जब डबल डिक्लाइनिंग मेथड से डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम आ रही हो और स्ट्रेट लाइन से ज्यादा आ रही हो। यानी कि कहता है कि जिस टाइम पीरियड में चलकर आपकी डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस ज्यादा आ रही हो, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट यहां पे कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, तो आप उसकी तरफ स्विच कर जाएं। तो मैं फिर रीड करूंगा, कहता है विद द स्विच टू स्ट्रेट लाइन व्हेन इट विल मैक्सिमाइज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इसलिए हमें साइड बाय साइड फिर ये भी चेक करना होगा कि किसी ईयर में स्ट्रेट लाइन से अमाउंट ज्यादा तो नहीं आ रही। तो अगर जिस ईयर में स्ट्रेट लाइन से आंसर ज्यादा आ रहा होगा डेप्रिसिएशन का, उस ईयर में हम स्विच कर जाएंगे। अब प्लीज जरा पहले आप चेक करके देखिए कि जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम पीरियड में कैलकुलेट होना है डेप्रिसिएशन अंडर डबल डिक्लाइनिंग, वो कैसे होना है। अब डबल डिक्लाइनिंग में ये तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला उसका क्या है, बताए तो जी, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। अब वो कॉस्ट कौन सी लेनी है, जो ओपनिंग बुक वैल्यू होती है, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। और रेट कैसे कैलकुलेट करते थे, वो अगर या रिकॉल कर ले, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था, 1 डिवाइडेड बाय एन, एन लाइन थी, तो 1 डिवाइड बाय 8, तो जब 1 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.125, यानी कि 12.5%। अब हमें इसको क्या करना है, डबल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 को, तो बनता है 25%। इट मींस डबल डिक्लाइनिंग मेथड में हमारे पास जो ये वाला केस है, यहां पर 25% रेट यूज होगा डेप्रिसिएशन का, तो इसलिए एसेट आपका डेप्रिसिएट होगा बाय 25%। अब हाफ ईयर है, बहुत ही सिंपल है जी। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे ये जिस जगह मेरा कर्सर है, ये 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पर हमने ये ट्राई किया है शो करवाने की।
तो ये 2 का मतलब है ये जो पार्ट बी है उसकी फर्स्ट ईयर की जो ये डेप्रिसिएशन है ये कैसे कैलकुलेट हुई है। उसी तरह जी एसेट की कॉस्ट थी 1 मिलियन, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 मिलियन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, और इसको फिर मल्टीप्लाई किया गया 0.25 से जो कि 25% है, और यहाँ पे 2,50,000 देखिए ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये वाला कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है अंडर डबल डिक्लाइनिंग फर्स्ट ईयर का, लेकिन चूंकि कन्वेंशन है प्रैक्टिस है हाफ ईयर की, तो इसलिए यहां पर 250 का हाफ कर लिया जाएगा। और 250 का हाफ कैसे होगा कि 250 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे या मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये आंसर आ रहा है 1,25,000। यही वैल्यू आप देख सकते हैं कि आपके पास राइट साइड पे जो कॉलम शो हो रहा है, जो टेबल शो हो रहा है, वहां 125,000 लिखी गई है। अब सेकंड ईयर की कैसे कैलकुलेट हुई है डेप्रिसिएशन जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की आपके सामने ये वाली वैल्यू शो हो रही है 125,000 ये। अब सेकंड के नंबर के अगेंस्ट देखें 875,000, ये 875,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे अमाउंट फाइंड आउट हुई, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है। ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे फाइंड हुई, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहां पे आप देखिए कॉस्ट कितनी है 1 मिलियन, डेप्रिसिएशन कितनी है 125, तो 1 मिलियन में से जब माइनस करते हैं 125,000 को, ये जो आपके सामने डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर की, तो आंसर आता है $8,75,000। अब इसी $8,75,000 का अगेन 25% ले लेंगे डेप्रिसिएशन, ये जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो जब इसका हम लेंगे 0.25% 875 का, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर डेप्रिसिएशन आ रही है 2,18,750। ठीक है, तो ये वही वाला जैसे पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, बाकी सारा काम वही चल रहा है, लेकिन सम और बता देता हूँ। यही अमाउंट देखिए आपके यहाँ हमने लिखी हुई है सेकंड ईयर के अगेंस्ट 2,18,750। ठीक है, अब इसी अमाउंट को कंपेयर करके देख लें आप किसके साथ, स्ट्रेट लाइन की अमाउंट के साथ। तो स्ट्रेट लाइन सेकंड ईयर में देखिए कितनी अमाउंट है 118, डबल डिक्लाइन में कितनी है 218, तो ये हाई अमाउंट है, तो यहां स्विच करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह थर्ड ईयर में देखिए कैलकुलेशन कैसे हुई है कि इस 875 में से ये 218 माइनस हुआ 218,750, तो आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। सिंपली जैसे हम डबल डिक्लाइनिंग में कैलकुलेशंस करते थे, ये वैसे ही कैलकुलेशन चल रही है आपके सामने यहाँ टेबल पे, वो उसकी कैलकुलेशंस या उसका जो रफ वर्क है वो भी गिवन है ये वाला। तो थर्ड ईयर में 656,250 प्लीज कैसे आया कि जो आपकी कॉस्ट है उसमें प्रीवियस 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 125 भी माइनस कर दो, 218,750 भी माइनस कर दो, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 656,250। इसी को कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो क्या है कि जो सेकंड ईयर की ओपनिंग बुक वैल्यू थी 875,000, इसमें से माइनस कर दो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन। तो जब 875 में से सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ओपनिंग बुक वैल्यू फॉर थर्ड ईयर मिल जाती है। सेकंड ईयर की ओपनिंग बुक वैल्यू से सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस की, तो फिर वो जो वैल्यू बचती है वो किस ईयर के लिए ओपनिंग बन जाती है, थर्ड ईयर के लिए। तो वो देखिए कितनी है वैल्यू 6,56,250, उसको मल्टीप्लाई किया गया है विद 25%। तो जब 25% उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है आपके पास 1,64,063। तो ये सो ऑन ऐसे ही कैलकुलेशंस हुई हैं। तो थर्ड ईयर की अमाउंट देखिए वहां भी हमने यही लिखी होगी 164, ये देखिए 164,063। तो ये अमाउंट है डबल डिक्लाइनिंग मेथड के अंडर कैलकुलेट हुई है थर्ड पीरियड की। और यहां पे देखिए थर्ड पीरियड की है अंडर स्ट्रेट लाइन, विच अमाउंट इज हाई, स्ट्रेट लाइन वाली या डबल डिक्लाइन वाली। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा डबल डिक्लाइन वाली जो ये राइट साइड पे है, ये 164 और 118 है। तो अगेन हमें क्या फिर ये मेथड स्विच करना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए मेथड, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्यों, इसलिए कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि जब डबल डिक्लाइन का आंसर कम आए तब आपने स्विच करना है, तो यहां तो कम नहीं आ रहा, यहां तो ज्यादा आ रहा है, इसलिए फिर इसी मेथड पे चल रहे हैं। फोर्थ में देख लीजिए, फोर्थ में आपके पास देखिए 123 और यहाँ पे 118 है, अगेन 123 हाई अमाउंट है, तो यहां भी चेंज नहीं करेंगे। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आपको लग रहा है कि डबल डिक्लाइन की अमाउंट कम है,
फिफ्थ में क्या है जी, आपको क्या लग रहा है जी कि डबल डिक्लाइन की अमाउंट कम है। अब देखते हैं कि डबल डिक्लाइन फिफ्थ पीरियड में अगर डबल डिक्लाइन से मूव करते हैं किसकी तरफ, अगर हम डबल डिक्लाइन से मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन की तरफ, तो फिर देखते हैं जी वहां पे क्या हमारे पास अमाउंट आती है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो अब जरा फिफ्थ पीरियड में देखते हैं हम जी। तो फिफ्थ में हमारे पास आ रहा है, ये फिफ्थ है ना, देखिए प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। फिफ्थ में अमाउंट आ रही है कितनी, 92,000। तो दिखने में लग रहा है कि यहाँ चेंज होना चाहिए। तो आप जरा 1 मिनट के लिए यहाँ पर जो फिफ्थ ईयर में आपके पास आ रही है वैल्यू 369,140, कितनी आ रही है जी, 369,140। इसको कैलकुलेटर पे प्लीज आपको करके दिखा देता हूं। 369,140 और इसमें से माइनस करेंगे 50,000। ठीक है जी, और इसको डिवाइड करेंगे, किस जगह पे था ये आंसर, 369 ये वाला 5, तो 6, 7, 8, तो यहाँ पे ये 4 पे 5 पीरियड बनते हैं, सॉरी 5 पे ये डिवाइड हो जाती, तो आंसर इसका आता 63। अब अगर इसको स्विच करते हैं हम किसके साथ जी, स्ट्रेट लाइन के साथ, तो स्ट्रेट लाइन के साथ इसका आंसर कितना आता फिफ्थ पीरियड में, 63। प्लीज हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर स्विच करते हैं तो उस स्विच करने के साथ जो आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 369,140 थी, फिर इसमें से माइनस किया। प्लीज ये जो हाईलाइटेड है, ये जो अभी तो कदर नजर नहीं आ रहा, चलो प्लीज 1 मिनट कलर चेंज करने दें। ये फिफ्थ ईयर वाली वैल्यू नजर नहीं आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये जो येलो में है। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद फिफ्थ ईयर में जाकर अगर चेंज करूंगा मेथड तो स्ट्रेट लाइन से आंसर ज्यादा आ जाएगा, मैंने चेक करने के लिए। तो जब मैंने फिफ्थ ईयर में देखा तो मेरे पास कितनी ओपनिंग बुक वैल्यू थी, 369,140। प्लीज इससे पहले जो ये वाला टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है 349,656,875, ये तो यूज हो चुका है ना। तो फिफ्थ ईयर में 1 मिलियन तो नहीं रहेगा, फिफ्थ ईयर में कितना आपके पास है 369,140, ये जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया है यहाँ पर, फिर ये वाली बेस बनेगी ना वहां पर, इसको प्लीज मिक्सअप नहीं करना वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसी को हम देखते हैं फर्दर। तो हमने जब 369,140 से स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, तो उससे आंसर जरा कम आ रहा है, कुछ 63,000 के अराउंड आ रहा है। और जबकि अगर हम देखते हैं डबल डिक्लाइन से फिफ्थ में तो 92 आ रहा है, तो इट मींस फिफ्थ में स्विच करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप सिक्स में देखेंगे तो सिक्स में भी आंसर किसका आपके पास आ रहा होगा, हाई डबल डिक्लाइन का। सेवंथ में चलकर आपके पास डबल डिक्लाइन का आंसर कम है और स्ट्रेट लाइन का जो आंसर है वो ज्यादा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन शो भी की हुई है। सिक्स में गए थी तो सिक्स में ये कैलकुलेशन आपके सामने है जी, ऐसे कि 25% लिया तो ये आंसर आ जाता है 69214, डबल डिक्लाइन का आंसर यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 69214। और इसी तरह सेवंथ ईयर की कैलकुलेशन है जी यहाँ पर की गई। लेकिन द पॉइंट इज कि जिस पीरियड में स्विच करना है उसको हम देखते हैं। ये मैं प्लीज फिर रिपीट कर दूं, हम पार्ट बी में ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमें डबल डिक्लाइनिंग से एक तो अमाउंट कितनी कैलकुलेट हो रही है, और दूसरा हमें अगर डबल डिक्लाइन से स्विच करना है अपना मेथड स्ट्रेट लाइन की तरफ तो कब करना चाहिए। तो ये जो आपको ये वाला टेबल है ना, ये बेसिकली डबल डिक्लाइन की कैलकुलेशन शो कर रहा है, और ये कैलकुलेशन स्विच करने के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब स्विच करना कैसे है मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। पहली बात तो ये है ना कि ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि ये वाली जो कैलकुलेशन यहाँ पे हुई हुई है ये कैसे हुई है, ये 6 ईयर तक, वो 6 ईयर तक कैलकुलेशन वहां तक है, यहां तक आपको इशू नहीं होगा। अब सेवंथ एट्थ नाइन्थ में इशू हो सकता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ कैसे उसको करना है। तो यहाँ देखिए आपके सामने स्क्रीन पर अगेन ये वही क्वेश्चन चल रहा है हमारा जी। तो मैंने कहा अगर मैं स्विच करूं मेथड, अगर प्लीज मैं क्या करूं, स्विच कर लूं मेथड फिफ्थ ईयर में,
किसकी तरफ जी? स्ट्रेट लाइन की तरफ। तो मैं देखता हूं कि मेरी डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट आती है। तो देखिए जरा, मेरी फिफ्थ ईयर पे ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी, मैं फिर शो करवाता हूँ आपको यहाँ पर। ये फिफ्थ ईयर में ओपनिंग बुक वैल्यू में लिखी हुई है 369140। यही देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 369140। मैं फिर रिपीट करूंगा। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं क्या फिफ्थ ईयर में मुझे स्विच करने से मेथड को डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा मिलेगी, कि अगर मैं डबल डिक्लाइन से स्ट्रेट लाइन की तरफ चला जाऊं तो क्या फिफ्थ ईयर में स्ट्रेट लाइन का आंसर ज्यादा है या डबल डिक्लाइन का ज्यादा है। सिंपल ये चेक करना है, तो दोनों से मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता रहूंगा। अभी मैं पहले क्या चेक करने जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ जी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए फिफ्थ ईयर में कितनी हमारे पास बुक वैल्यू बचती है? 369140। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि इससे पहले मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? डबल डिक्लाइनिंग। तो फिर जो डबल डिक्लाइनिंग से मेरे पास बुक वैल्यू बच रही है वही यूज करूंगा। जो डबल डिक्लाइनिंग में फिफ्थ ईयर के स्टार्ट पे बुक वैल्यू है वही ले रहा हूं। ये देख ले, फिर इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं ताकि गलती ना हो। ये फिफ्थ ईयर है, ये इसकी बुक वैल्यू है। यही देखिए मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ यूज कर रहा हूँ 369140। इसमें से माइनस कर दिया 50,000। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये सैलवेज वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब यहां से देखा जाए नेक्स्ट कितने पीरियड बचते हैं आपके पास? 5 पीरियड बचते हैं। फिफ्थ एक, सिक्स दो, सेवन थ्री, 8 4, और जो हाफ ईयर का लास्ट वाला बचता है 5 फिफ्थ वो वाला, इसलिए 5 पे डिवाइड किया है। तो अमाउंट कितनी आई थी यहाँ पे? 63,000 जी। अब अगर स्ट्रेट लाइन से मैं चेक करता हूं डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन से प्लीज चेक करता हूं डेप्रिसिएशन, तो कितनी मिलती है मुझे? 63। और यहां राइट साइड पे देखिए टेबल, इसके फिफ्थ ईयर में डबल डिक्लाइन की डेप्रिसिएशन है। मैंने वहीं से पिक किया टेबल से ताकि यहां कंपैरिजन करना आसान हो जाए। आप चेक कर लीजिएगा वही वैल्यूज हैं, ये चेंज नहीं है। तो प्लीज स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है 63 और डबल डिक्लाइन से आ रही है 92। जरा सोचिए हमें फिर स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बुक में ऑथर ने कहा था कि जिस ईयर में स्ट्रेट लाइन का आंसर ज्यादा आए उसमें आपने स्विच करना है। तो यहां तो स्ट्रेट लाइन का आंसर लो आ रहा है देखें, तो मैंने इसलिए यहां पे राइट साइड पे एरो भी शो किया अपवर्ड कि स्ट्रेट लाइन का आंसर कम है और डबल डिक्लाइन का आंसर क्या है? ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। ये जो बिलू है यहाँ पे, ये देखिए बिलू को बिलू के साथ कंपेयर किया गया वैल्यूज को। सिक्स ईयर में देखिए जी, मैंने कहा सिक्स ईयर में चेक करता हूं कि शायद सिक्स ईयर में अगर मैं ये कन्वर्ट कर दूं, स्विच कर दूं डबल डिक्लाइन से स्ट्रेट लाइन में, तो शायद आंसर ज्यादा आ जाए। तो फिर क्या करना होगा? स्ट्रेट लाइन के अंडर सिक्स पीरियड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगी। तो मैं जब ये देखता हूँ स्ट्रेट लाइन में, तो सिक्स ईयर में मेरे पास ओपनिंग बुक वैल्यू है 276855। आप ये टेबल जो मैंने कैलकुलेशन का शो किया हुआ है ये वाला वहां देख सकते हैं। देखिए 276855, ये जो अगेन यहाँ बिलो मैंने कर दी यहाँ पे, इसमें ये कितनी वैल्यू है? 276855। यही वैल्यू यहाँ यूज की गई है। इसमें से फिर क्या है? -50,000 डिवाइड बाय, अब कितना पीरियड पीछे बच गया? 4। अगर यहाँ 5 था तो यहाँ कितना है? 4। यहाँ आंसर कितना आ रहा है? 39,000 स्ट्रेट लाइन से। और डबल डिक्लाइन से कितना आ रहा है सिक्स में? 69,000। आप देखिए ये सिक्स पीरियड स्ट्रेट लाइन की अमाउंट है, ये सिक्स पीरियड डबल डिक्लाइन की अमाउंट है। तो विच अमाउंट इज हाई? 69। तो अगेन यहां भी स्विच नहीं करेंगे। सेवंथ पीरियड में देखिए जाकर जरा जी, किसमें जी? सेवंथ पीरियड। अब सेवंथ पीरियड में आपको पता है ये अमाउंट कहां से पी की गई है? डबल डिक्लाइन के टेबल में जो सेवंथ ईयर की ओपनिंग बुक वैल्यू है उसमें से माइनस किया 50,000 को, उसमें से माइनस किया 50 को, डिवाइड किया 3 पे, तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आता है वो है 52,547। सेवंथ ईयर में इसका कितना आंसर आ रहा है जी? 52,000। किस मेथड का जी? स्ट्रेट लाइन का। किस मेथड का जी? स्ट्रेट लाइन का। प्लीज ये जो मैं अभी यहाँ पर इसका चलिए कलर चेंज कर देता हूँ, बल्कि इसका नहीं, इसका कलर चेंज करता हूँ तो नजर नहीं आ रहा। ये जो यहाँ पे 52,547 है, ये अमाउंट कैलकुलेट हुई है अंडर स्ट्रेट लाइन।
और ये जो ब्लू में मैंने यहाँ पे आपको शो करवाई है, ये कैलकुलेट हुई है अंडर डबल डिक्लाइन। ये मैं चेक करवाता हूँ, चेक कर लें। 7th ईयर है और 7th ईयर में जब 207641 का 25% लेते हैं तो आंसर कितना आता है? 51,910। ये 7th ईयर में किस मेथड के अंडर है जी? डबल डिक्लाइन के अंडर। तो डबल डिक्लाइन में 51 आ रहा है, जबकि स्ट्रेट लाइन में कितना आ रहा है? 52। अब बताइए किस मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट हाई है? स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पर क्या स्विच कर जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्ट्रेट लाइन की तरफ? यस, करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की अमाउंट ज्यादा है डेप्रिसिएशन की, तो जो कि हाई है इसलिए हम स्विच कर जाएंगे। अब जब स्विच करेंगे तो फिर 7 से लेकर आगे सो ऑन हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जैसे ये जो 7th है, यहाँ 7th की अमाउंट वही लिखी गई है जहां पे हमने कहा था स्विच करना चाहिए, ये वाली 52,547, ये यही वाली अमाउंट है। ठीक है जी, वो देखे ना, वही कलर शो कर रहा है। तो ये 7th में हो गया प्लीज। और फिर 8th ईयर में भी यही अमाउंट आ रही है, 9th में भी यही आ रही है, क्योंकि हाफ ईयर कन्वेंशन था, 8 से 9 पे चली जाती है बात, तो इसलिए यहाँ पे 9th पीरियड आपको शो हो रहे हैं। मैंने एरो से शो भी किया कि ये देखिए 7th पे चलकर आपका ये स्विच हो रहा है, ये 7th पे। तो समहाउ यहाँ पे ये था जी, कैच क्या था कि जिस ईयर में स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाई होगा उस ईयर में हम क्या कर जाते? स्विच कर जाते। तो चूंकि यहाँ पे इसकी हाई थी इसलिए यहाँ पे हम इसको स्विच कर रहे हैं। प्लीज आप लोग अपने एंड पे भी ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। आई मस्ट एडवाइस कि आप पहले स्ट्रेट लाइन से कर लें जैसे कहा हुआ है, फिर डबल डिक्लाइन से सारा खुद कर लें जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ, देखे ना 7th बिट तक। आप भी करके देख लें, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ही है लेकिन इससे आपको समझ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो कह लीजिए कि आप आगे चलकर फिर कंपैरिजन ऐसे करके देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। प्लीज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इसको, उस वक्त तक आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इसकी क्लैरिटी जो है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये स्विच मेथड जो करना होता है ये अलाउ होता है, और आपको जो है ये फिर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंडर डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, तो इसलिए जब आपको डिस्क्लोज करना होगा तो वहां पे आप बता देंगे कि वी स्विच्ड द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम द डबल डिक्लाइनिंग टू द स्ट्रेट लाइन इन द 7th पीरियड। यहाँ जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी वहां बताएंगे, उसकी रीजन बताएंगे क्यों स्विच किया जी, कि वो आपके पास हो सकता है कि एसेट्स यहाँ पर आपके पास एक ही तरह के इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू कर दे, कि एसेट नेचर में ऐसा था कि उसके बाद उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी फर्दर जो है वो डाउन नहीं होनी थी। और प्लस आपको पता है कि जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका ऑब्जेक्टिव टैक्स सेव भी करना होता है। उसने कहा जी कि यहाँ पे क्यों वाई नॉट की अगर ज्यादा अमाउंट आ रही है उसको ज्यादा रिपोर्ट कर लीजिए, ज्यादा अर्ली बेनिफिट ले लिया जाए। ठीक है ना, अगर हाई टैक्स रेट हो तो उसने कहा कि अगर स्विच कर लिया जाए, अगर पॉसिबल था स्विच करना, ऐसा नहीं कि मेथड पे वो एसेट पे एप्लीकेबल नहीं था, अगर एप्लीकेबल था और इकोनॉमिक फैक्टर ये सजेस्ट कर रहा था टैक्स रेट के हवाले से कि आपका टैक्स रेट हाई है तो आपको स्विच करना ज्यादा बेहतर है, आपका टैक्स सेव हो सकेगा, तो देन तब भी ओके जी। ये हो गया इसी क्वेश्चन का जी। जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, सी पार्ट। वो क्या कहता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9.3 का? वो कहता है विच ऑफ दीज टू डेप्रिसिएशन मेथड्स, स्ट्रेट लाइन और double declining balance, results in the highest net income for financial reporting purposes during the first 2 years of the equipment use। कहते हैं फर्स्ट 2 ईयर में किस मेथड से हाईएस्ट नेट इनकम रिपोर्ट हुई होगी? हाईएस्ट नेट इनकम, नेट इनकम ज्यादा कब होती है? जब एक्सपेंस क्या है? कम हो। तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन की हुई है फर्स्ट 2 ईयर में। देखिए इसमें फर्स्ट ईयर में डबल डिक्लाइन में 1,25,000 है एक्सपेंस, और इसमें कितना है 59, और यहाँ पे कितना है 2,18,000, और यहाँ कितना है 1,18,000। तो एक्सपेंस किस में ज्यादा आ रहा है फर्स्ट 2 ईयर में? डबल डिक्लाइन में। तो अगर एक्सपेंस डबल डिक्लाइन में ज्यादा आ रहा है तो इसमें तो इनकम कम आई होगी, तो इनकम ज्यादा किस में हुई होगी? फर्स्ट 2 ईयर में, स्ट्रेट लाइन में। तो इसलिए आंसर आप देखिए वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है हाईएस्ट नेट इनकम रिपोर्ट हुई होगी फर्स्ट 2 ईयर्स में, या फर्स्ट 2 ईयर्स में रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है जी, तो प्लीज आज का जो ये लेक्चर की हमारा ये सिलसिला था इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसको आप से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, और अगर कहीं पे कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीजें आती है तो आप उसको जो है वो कह लीजिए कि एड्रेस करवाने के लिए अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।